Ashmit, what are rechargeable cells? प्रतापवीर, सर कमर्शियल सेल्स की टाइप में जो सेकेंडरी सेल्स हैं उनके अंदर आते हैं रिचार्जेबल सेल्स। और जो मतलब जैसे कि जो लाइट है हमारे घर पे और जो करंट प्रोवाइड उससे जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी एग्जांपल है रिचार्जेबल सेल की। और डिस्चार्जेबल सेल की जब हमारी लाइट चली जाती है और इन्वर्टर से जब हमारी लाइट आती है तब उसे कहते हैं डिस्चार्जेबल सेल्स। इतने गलत कॉन्सेप्ट हैं आपके, ठीक करो इसको। प्रतापवीर, what are rechargeable cells? तो हाँ प्रतापवीर, सर सहज मीटिंग में से बैन हो गया। बैन हो गया। सर वो आपने निकाल दिया मीटिंग से, वो दूसरे इसलिए अब जूम वाले इसको एंटर ही नहीं करने दे रहे। वो डिवाइस 3 डिवाइस से एंटर कर रहा था, किसी एक से निकाल दिया मैंने उसको। चलो कैसे एंट्री करवाई जाए? नहीं सर, वो एक ही डिवाइस था, नेट की प्रॉब्लम की वजह से उसे दो दो आ रहे थे। तो प्रतापवीर, रिचार्जेबल सेल क्या होता है? सर जिनसे हम यूज करने के बाद दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, दैट्स बेटर। ठीक है अश्मित, which can be reused Yes, again and again. That's it. आप एग्जांपल में चले गए, बहुत डिटेल में चले गए, बट मेन बात नहीं बताया कि रिचार्जेबल सेल किसे कहते हैं। Rechargeable cells are those which can be recharged once it is consumed. Now, give me example of a rechargeable cell. Ashpreet. So lead storage battery cell. Okay. और कोई? So nickel cadmium. निकल कैडमियम सेल, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और नॉन रिचार्जेबल सेल? So सर जो dry एक cell battery cell. बार ड्राई सेल। Okay. Now I'm sharing my screen and starting with the Nicad cell. Simply, in short, it's called a Nicad cell. It is called Nicad cell because it is made up of two elements. One is the nickel, other is the cadmium. Nickel cadmium cell. Here at anode, cadmium in the basic medium undergoes oxidation. And at cathode, nickel oxide it gives nickel hydroxide and 2OH. The nickel oxide undergoes reduction and cadmium undergoes oxidation. Net reaction, cancellation. The cadmium is a solid. Nickel oxide is also solid.
these are also solid, all solid form. क्या इसका इसका जो EMF है वो कांस्टेंट रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा? constant. Constant रहेगा, because there is The no constant. there is no any ion involvement here. That is why the EMF will not change. Note down this reaction. Just coming back. Just note it down. Yes, sir. Yes, sir. और इसका जो EMF होता है that always comes out to be equal to constant value. That constant value is 1.35 volt. It's a constant voltage. ये change नहीं होता है. It's a nickel cell, nickel cadmium cell. Now, next I'm talking about the fuel cell. अब फ्यूल सेल क्या है? ये वो फ्यूल सेल है जब तक हम इसे फ्यूल ऐड करते रहेंगे ये सेल वर्क करता रहेगा. इट मीन्स ये एग्जॉस्टेबल नहीं है, रिचार्जेबल नहीं है. फ्यूल ऐड करेंगे तो चलेगा और फ्यूल ऐड नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा. एंड इन दिस कैटेगरी वी हैव हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल. इसकी एक डिस्कवरी के पीछे एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि 1975 में नासा ने एक अपना एक अपोलो मून फ्लाइट मिशन भेजा था.
अपोलो मून फ्लाइट मिशन बाय नासा, जिसमें 11 डेज स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को मून के अराउंड चक्कर लगाना था और कुछ रिसर्च के प्रोजेक्ट से जहां पर कवर करना था। और उस 11 डेज में जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होना था, जितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन होना था, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर हम थर्मल पावर प्लांट में प्रोड्यूस करें तो वो 2000 केजी के कोल के बर्न करने से प्रोड्यूस होता, राइट। उतना ज्यादा पावर हम किसी बैटरी में बैकअप करके नहीं लेके जा सकते थे। We didn't have any battery system जो इतना ज्यादा पावर अमाउंट में हम वहां पर लेके जा सके। 2000 केजी ऑफ कोल की बर्निंग करें। बर्निंग करने वाला आपको डायनामो चाहिए जो कि करंट जनरेट करता, तो 2000 प्लस अमाउंट आपको साथ में कैरी करना पड़ेगा। और किसी भी रॉकेट का लॉन्चिंग करते समय बात ध्यान रखी जाती है कि वेट ऑफ द टोटल रॉकेट शुड बी एज लेस एज पॉसिबल, जिससे कि लॉन्चिंग इजी हो सके, राइट। 11 डेज के लिए जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जरूरत था, इतना अमाउंट से कवर हो सकता था। उसमें 11 एस्ट्रोनॉट्स थे। स्पेसक्राफ्ट का अपना वेट था और उस सब को अगेंस्ट ग्रेविटी लॉन्च करने के लिए कुछ बहुत ज्यादा पावर की जरूरत थी। और 1975 में जो रॉकेट इंजन्स थे वो इतने पावरफुल नहीं थे जितने आज हमारे पास, इसलिए इतना ज्यादा एज ए फ्यूल लेके जाना पॉसिबल नहीं था। फिर हमने प्लान किया, वी चेंज द प्लान। एक्चुअली प्लान वाज, हमने बनाया वहां पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसमें ओनली टोटल अमाउंट इज ओनली 200 kg। द टोटल वेट मीन्स रफली 100 kg हाइड्रोजन एंड 100 kg ऑक्सीजन एंड 1 kg का हमारा फ्यूल सेल का एपरेटस, दैट्स इट। जो 2000 kg प्लस अमाउंट का वेट लेके जाना था, अब 201 kg का टोटल वेट लेके जाएंगे। 200 kg हाइड्रोजन ऑक्सीजन and 1 kg for the fuel cell. Let us see the construction of the fuel cell. It's a very simple cell, simplest, smallest, lightest, easy to use. It's just a cover like this. From one end we have to pass the hydrogen gas, from another we have to pass the oxygen gas. And this is the anode of porous carbon containing suitable catalyst. Anode made up of the porous carbon and suitable catalyst. Second part, this is the cathode of porous carbon with suitable catalyst. हाइड्रोजन गैस यहां पर एनोड पर आकर के ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन गैस यहां पर जाकर रिड्यूस होगा। Let us see the mechanism of reaction, what happens at cathode and what happens at anode. So at anode, this hydrogen in the basic medium give water and electrons. Oxygen undergoes oxidation, reduction. Now let us cancel these. We have now
2H2 plus oxygen to give 2 water molecule. तो यहाँ पर बीच में आके वाटर की प्रोडक्शन होती है. So this is the reaction taking place at cathode and anode. This is a fuel cell. Don't join me after 10 minutes again. The meeting will end. Note it down. Just a minute. हाँ 8272 ये कोड आया मेरे पास. हाँ अच्छा पॉलिसी मेरे घर पे भेज देंगे और चेक लेंगे मेरे से आप. कब भेजे तो मुझे बता दो. Yes, am I clear till now? Everyone noted down? Yes, sir. Now, अब इसका Yes. एक बेनिफिट क्या है? नंबर 1, यहाँ पर कोई भी पोल्यूशन क्रिएटिंग कोई साइड प्रोडक्ट नहीं है. यहाँ पर ओनली वाटर प्रोड्यूस हो रहा है और ये वाटर उन 11 डेज में जो एस्ट्रोनॉट को पानी पीने के लिए चाहिए था वो अवेलेबल हो गया. इट मीन्स अब हमें एडिशनल वाटर भी वहां ले जाने की जरूरत नहीं थी. पीने के लिए पानी नहीं चाहिए क्योंकि वहां पर ही प्रोड्यूस हो रहा है. एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. नो पोल्यूशन. ये बेनिफिट्स हैं फ्यूल सेल के. कोई पोल्यूटिंग एजेंट यूज नहीं कर रहे हैं, कोई हार्मफुल ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, साइड प्रोडक्ट में कोई पोल्यूशन नहीं है और जो वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो 11 डेज में एस्ट्रोनॉट के पानी पीने के लिए अवेलेबल है. Benefits. Such type of cell never becomes dead. जब तक हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहेंगे तो सेल चलता रहेगा. डेड तब होता है जब उसका केमिकल खत्म हो जाए. राइट. तो यहाँ पर हमारे पास फ्यूल सेल है. द सेल विल कीप ऑन वर्किंग अंटिल वी आर प्रोवाइडिंग द फ्यूल. दैट्स इट. एंड द अनदर प्रॉपर्टी, दिस सेल कैन ऑपरेट even at a very high temperature also, 70 to 140 degrees Celsius. If we have a temperature there also it can give very good voltage. Am I clear? No doubt. Now, another point. Write down efficiency of the fuel cell. Efficiency of the fuel cell. And that efficiency is given by eta, and that is equal to now delta G upon delta H into 100. What is delta G? Delta G is equal to minus NFE cell, right? Delta G naught is equal to minus NFE naught cell. N वैल्यू इज इक्वल टू 2, F इज इक्वल 96500 और E नॉट सेल का वैल्यू यहाँ से आता है 1.23 वोल्ट. सो अपॉन कैलकुलेशन दैट कम्स आउट टू बी -237390 कूलम वोल्ट. दिस मच इज द गिव्स फ्री एनर्जी चेंज अवेलेबल. इट मीन्स -237390 joules per mole is the Gibbs free energy change. So we can say -237.390 kilojoule per mole. And delta H is equal to जो heat of reaction होता है इस reaction का, that is -285.85 kilojoule per mole. And now if we put into the formula
Now if you put into the formula, you will find efficiency is equal to delta G upon delta H into 100. Delta G is equal to minus 237.390 and delta H is minus 285 multiplied by 100. 83% इसकी एफिशिएंसी है. वेरज अगर हमारे पास में कोई थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसकी एफिशिएंसी ओनली 70% आती है. So its efficiency is better. It is provided 83% efficiency. More efficient. Very much efficient. Note down the delta G and delta H value and find the efficiency value. Just coming back. Note down. Yes, students, any doubt till now? Vanshika? Ashmeet, any doubt? No, sir. No. Now, next write down disadvantages and difficulty in the construction of fuel cell. Simply write a difficulty in construction of fuel cell. Number one difficulty is the corrosiveness of electrolyte used. Number two, जो catalyst use होता है, they are made up of the palladium, platinum and silver that cost high cost. Number two, handling problem. Because we are using the hydrogen gas, तो हम कॉमन मैन को क्यों नहीं दे सकते उसको? Why can't we give it to the common man? हम वहाँ पर लेड स्टोर बैटरी सेल दे रहे हैं, ड्राई सेल दे रहे हैं, निकाइड सेल दे रहे हैं
और आपके मोबाइल्स में लिथियम आयन बैटरी सेल दे रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल सेल नहीं दे रहे हैं, जहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। कौन सी प्रॉब्लम नहीं आएगी? पोल्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, बट एक हैंडलिंग प्रॉब्लम है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस यूज करनी है एंड हाइड्रोजन इज एन एक्सप्लोजिव गैस। वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के सुपरविजन में ही बैटरी स्टार्ट होनी पड़ेगी। मैं भी वहीं पर रुका। Yeah. Am I clear? Difficulty in the construction. Any doubt till now? सर हैंडलिंग प्रॉब्लम वाला पॉइंट दोबारा बता दो एक बारी। जो हम वहां पर यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस, ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये एक एक्सप्लोजिव गैस होती है, तो कॉमन मैन इसकी हैंडलिंग प्रॉपरली नहीं कर पाएगा और उसके एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो जाएगा। हम उसको एक बैटरी सेल नहीं दे रहे हैं, एक बॉम्ब दे रहे हैं। ओके सर। राइट, तो इसका अगर प्रॉपर यूज करना हो तो हमें प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, तो एक्सपर्ट सुपरविजन में ही इसका यूज होना चाहिए, तो हम कॉमन मैन को इसको नहीं दे सकते। ओके सर। Till now, any doubt? नो सर। So these were the cells, battery cells. Battery cells are those which are light, compact, high efficiency, easy to use. ये होना चाहिए. And then we have classified into two categories: rechargeable and non-rechargeable. Rechargeable are called secondary valency, and non-rechargeable are called primary cells. In the primary cell, we had done two. One is the dry cell, and second is the mercury cell. In case of the rechargeable cell, we had done again two: lead salt battery cell and nickel cell. और एक लास्ट और कराया, that is a fuel cell, right? That is a fuel cell. इतने ही सेल्स हमारे सिलेबस में है। इन 5 सेल्स में कोई डाउट है किसी को? नो सर। Then we are now the last topic of this chapter, that is a corrosion. Write down corrosion. Corrosion. बेसिकली कोरोजन क्या है? किसी भी मेटल का एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर के साथ में रिएक्ट करके मेटल का डिट्रॉयरेशन होना। मेटल का डिट्रॉयरेशन होना मतलब मेटल अब मेटल नहीं रहेगा, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो मेटलिक प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। मेटल का हार्डनेस, कॉम्पैक्टनेस, लस्टर, that property it will lose. So that phenomena is called as a corrosion. So write down the definition of the corrosion now. The process of slowly eating
away of the metal, slowly eating away of the metal due to attack of atmospheric gases, due to attack of atmospheric gases on the surface of the metal, resulting into the formation of compounds such as oxides, sulfides, carbonates, sulfates, etc. is called corrosion. Is called corrosion. Any doubt? No, sir. अब हम जाएंगे इसके मैकेनिज्म में. ये मैकेनिज्म है क्या? How air come in contact with the water, with metal, and how reaction take place, how it convert into the oxide or sulfate or carbonate. Let us go to the mechanism of it. corrosion वहीं पर होती है जहां पर मेटल के ऊपर पिट लाइक स्क्रैच होता है, गड्ढे होते हैं, वहीं पर corrosion होती है. ये मैंने एक पिट बनाया और यहाँ पर वाटर फिल कर दिया, यानी कि हमारे पास वाटर का ड्रॉपलेट यहाँ पर आएगा. ये है आयरन, ये है वाटर का ड्रॉपलेट. बाकी जहां पर प्लेन सरफेस है वहां पर कोरोजन नहीं होती है. कोरोजन सिर्फ वही होती है जहां पर स्क्रैच है, जहां पर पिट होल है. एंड हियर इट एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. So water plus carbon dioxide to give carbonic acid. So first thing that is happening inside the water is carbon dioxide plus water. It gives here carbonic acid, H2CO3. And this H2CO3, now it gives H positive ions and carbonate ion, CO3 2 negative ion. Am I clear? Yes. And now when it comes in contact with the water with the iron, iron now loses electron and its reduction potential, oxidation potential देखेंगे तो 0.44 volt, right? For the iron to lose electrons. And जो ये H positive ion यहाँ lose हुए हैं, they combine with the oxygen, gain electron and become two water molecule. And you can find the reduction potential is now 1.23 volt. It means oxygen will undergo reduction, iron will undergo oxidation. And now multiply this equation with a 2 and then add the two equations here. Electron cancelled. Now we have a 2 iron plus oxygen plus 4H positive ion to give. This is the net equation. Net redox reaction.
एंड नाउ दीज आयरन आइंस, जो अभी आयरन आइन प्रोड्यूस हुए हैं, शोइंग इट अगेन, this iron ion combined with oxygen to form water, to form Fe2O3 plus 8H positive ion. And this Fe2O3 combines the X water molecule and it forms the rust, Fe2O3 dot X water molecule. This is the formula of the rust. Any doubt till now? Sir, please show the diagram. Done? It means अगर ये H पॉजिटिव आयन अवेलेबल है तभी रस्टिंग होगी, नहीं तो रस्टिंग नहीं होगी. इट मीन्स अगर हमें यहां पर कोरोजन को स्टॉप करना है या प्रिवेंट करना है तो किसी तरीके से H को यहां ना बनने दें, और वो तभी पॉसिबल है जब कार्बोनिक एसिड ना बने, और कार्बोनिक एसिड तब नहीं बनेगा जब हमारे पास में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में इंटरेक्ट करे नहीं, और तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में आयरन का यूपीटी ही ना बने. इट मीन्स अगर आपके पास में आयरन में स्क्रैचेस हैं, प्लेन सरफेस नहीं है, रफ सरफेस है, तो उसके कोरोड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. Am I clear? नंबर टू, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है और एसिड रेन होती है, वहां पर ऐसे H पॉजिटिव आयन ज्यादा अवेलेबल होंगे और कोरोजन की होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी. नंबर थ्री, अगर मैं यहां पर वाटर को आयरन के कांटेक्ट में ही ना आने दूं तो कोरोजन को प्रोटेक्ट किया जा सकता है. तो पहले देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कोरोजन को फैसिलिटेट करते हैं, प्रमोट करते हैं. तो राइट ऑन फैक्टर्स विच प्रमोट कोरोजन. नंबर वन, रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल. reactivity of metal. जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, जिस मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा, उस मेटल का इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा होगा और उसका कोरोजन फास्ट हो सकता है. इट मीन जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम से कम नेगेटिव होगा, कम से कम नेगेटिव होगा, उसका कोरोड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी. नंबर टू फैक्टर, प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज. मेटल में जितनी ज्यादा इम्प्योरिटीज होती हैं उतना कोरोजन होने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगी. नंबर थ्री, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर. एयर एंड मॉइस्चर.
presence of air and moisture that facilitate, that promote the corrosion process. Number 4, strains in metals. When I talk about strain, that means bend, scratches, nicks, cuts, pits, कुछ भी हो सकता है. That facilitate the corrosion process. Now, how to prevent corrosion? Now, how to prevent corrosion? You suggest me how we can prevent. सर पेंट की लेयर चढ़ा सकते हैं. Okay. Number 1, we call this is a barrier protection. Means atmosphere may present air, moisture, carbon dioxide, आयरन के सरफेस को टच ही ना करें तो बीच में एक बैरियर क्रिएट कर देते हैं. वी कॉल दिस इज ए बैरियर प्रोटेक्शन. और बैरियर प्रोटेक्शन करने के लिए नंबर 1 हम उसमें हम पेंट कर सकते हैं. नंबर 2 हम ऑयल लगा सकते हैं. नंबर 3 हम ग्रीस लगा सकते हैं. नंबर 4 हम किसी और मेटल की लेयर उसके ऊपर लगा सकते हैं. That all create a barrier between the metal and the atmosphere. Number 2, और कोई मेथड है? Sacrificial protection. हाँ बोलिए बोलिए बोलिए. Sir, I apply oil. वो मैंने कर दिया, ऑयल. Oh, अगला कर रहे हैं हम सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन. ये सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन क्या है समझते हैं. ये हमारे पास में आयरन का ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर हम एक ऐसे मेटल की कवरिंग लगा कर देते हैं जो इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है. इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है. हम यहाँ पर जिंक लगा लेते हैं. जब वाटर के पार्टिकल यहां पर आएंगे इंटरेक्ट करने के लिए तो देखेंगे यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू चेक करेंगे. Then you'll find this is coming out to be equal to 0.76 volt. Reduction potential is found to be 0.76 volt. And the reduction potential of oxidation potential of iron को चेक करेंगे. That comes out to be equal to 0.44 volt. तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है इसलिए यहां पर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, आयरन को डोनेट नहीं करने देगा. अगर थोड़े से यहां से थोड़े से एरिया से हमारा जिंक खत्म भी हो जाता है तो भी यह आयरन हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा. जब तक कि जिंक का एक भी एटम अवेलेबल है तब तक जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता रहेगा, अपने आप को सेक्रीफाइस करता रहेगा बट आयरन की प्रोटेक्शन करता रहेगा. दिस इज कॉल्ड एज ए सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन. दिस इज कॉल्ड एज ए सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन. एम आई क्लियर? Yes, sir. And Yes, last, sir. next is the electrical protection. Next is the electrical protection. Electrical protection. इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि जो आपके घर में वाटर सप्लाई आती है, मीन्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शायद के पानी भेजता है आपके घर में, वो किस पाइप के थ्रू आती है? That is made up of iron or something else. What? Yes, Vanshika. Ashmit. sir, Hmm.
कॉपर। चलो, वो आती है। इस समय जो पाइप्स लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का, बेसिकली प्लास्टिक पाइप। लेकिन आज से 10 साल पहले तक लगाते थे स्टेनलेस स्टील का पाइप, या स्टील पाइप बेसिकली। उसमें आयरन है। ये हमारे पास में पाइपलाइन जा रही हैं अंडरग्राउंड एरिया में, और आपके घर में ऐसे बाहर निकलती है, पानी आपके घर में आ जाता है, राइट। इसमें वाटर सप्लाई हो रहा है, और वाटर अब इस आयरन की कोरोजन कर सकता है। जहां पर कोरोजन होगा वहां पर आयरन का वो वाला एरिया टूट जाएगा और वाटर लीकेज होना शुरू हो जाएगा। तो पहले ऐसा होता था कि जहां से वाटर लीक हो गया तो वहां से पूरा का पूरा एरिया, जमीन गीली होने लगती थी, राइट। ऐसा आपने कहीं पर देखा भी होगा। वहां पर आयरन की पाइपलाइन बिछी हुई है, तो अभी भी बिछी हुई है, एग्जैक्टली अभी भी है। जो न्यू एरिया कंस्ट्रक्ट हो रहा है वहां पर हम पीवीसी लाइन यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पहले से कंस्ट्रक्टेड है अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वो भी आयरन का ही चल रहा है। तो उनको प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कि वो उनकी कोरोजन ना हो? तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? जहां से वाटर का सप्लाई होता है, जिसे आप लोग पानी की टंकी कहते हैं, उसके नीचे कमरा बना होता है। देखा है आप लोगों ने? देखा है? देखा यस सर। देखा है। उस रूम में एक मैग्नीशियम का बॉक्स रखा होता है, और मैग्नीशियम की एक वायर इस पाइप के साथ कनेक्ट कर देते हैं, दैट्स इट। अब क्योंकि मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर है, तो कोरोजन करने के लिए जहां पर भी इलेक्ट्रॉन देना होगा वो मैग्नीशियम दे देगा, और आयरन हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। ये मैग्नीशियम जब खत्म होने लगेगा तो हम मैग्नीशियम का बॉक्स चेंज कर देंगे यहां पर। दिस इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। एनी डाउट? नो सर। नो सर। No, sir. चलो अब जाके पूरा चैप्टर पढ़िए। कल से मैं इस क्वेश्चन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन और शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा 2-3 दिन के लिए, तब हम चैप्टर को एंड करेंगे। क्लियर है? चैप्टर को sir. पूरा पढ़ के आओ। अब मैंने इसके लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। आपको पढ़ते हुए लगता है कि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है या आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है मुझसे, तो मुझे बताना है। विल कवर इट अगेन, अदरवाइज दिस चैप्टर Yes. इज डन।